ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको सिविल टेक सोल्यूशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के ओनर हैं श्री अश्विनी शर्मा सर। आप इनका एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी मटेरियल आपको इसी ऐप पर मिलना है जिसका एडवर्टाइज आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। आप इसको जरूर यार डाउनलोड कर लीजिए, इस पर स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे। ठीक है। आप सारे से ज़्यादा बच्चों को आप बताइए, इस चैनल को ग्रो अप कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। इससे एक मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और सारे वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इनफाइनाइट टर्म का क्या समेशन के बारे में, जिसमें हमने बताया था अगर आर की वैल्यू 1 से कम है यानी कि 1 इज ग्रेटर देन आर, तब हम इसमें इनफाइनाइट टर्म तक समेशन निकालते हैं। वो सिंपल फार्मूला होता है ए अपान 1 माइनस आर। क्योंकि आर पे एन इसमें आता नहीं है, आर पे एन आएगा तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। सीधे ए अपान 1 माइनस आर होगा। आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में बैठेंगे तो आर का आर पे एन था कि आर था, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे आर पे एन का मतलब लगभग जीरो, इसलिए उसको हमने हटा दिया। सीधे ए अपान 1 माइनस आर। आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कैसे आप अनंत पदों तक का योग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने कल में आपको बताया था एक फार्मूला, कल हमने आपको डिटरमाइन कराया था, एक्सप्लेन कराया था कल एक फार्मूला कि जो इनफाइनाइट टर्म का समेशन होता है ए अपान 1 माइनस आर वेयर 1 इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, इसके लिए आपका एक फार्मूला हमने बताया था। इस पर हम रिक्वेरिंग डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें बार बार नंबर रिपीट होता है। जैसे क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कराते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2.25 पर डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है, डॉट डॉट का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 25252525 ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको रिपीटेड का मतलब क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है 3 में 10 का भाग कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। तो 3 त्रिक का 9, 1 हमने दशमलव लगाया, फिर जीरो बढ़ा, फिर 3 त्रिक का 9, 1 फिर दशमलव लगाइए, फिर जीरो, 3 त्रिक का 9, फिर 1 जीरो, फिर 3 त्रिक का 9। ऐसे हम इनफाइनाइट टाइम तक करते जाएंगे, ये 3333 आता रहेगा। तो आप इसको चाहे 3.3333 खूब लिखिए, या सीधे इसको एक भाषा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.3 पर डॉट। क्या लिख सकते हैं इसको, 3.3 पर डॉट। इसको हम बोलते हैं हिंदी में तो शायद अनावर्त या आवर्त दशमलव बोलते हैं, हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वेरिंग डेसिमल। ठीक है, आवर्त दशमलव या रिक्वेरिंग डेसिमल। यह इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनफाइनाइट तक इनका समेशन भी निकाला जा सकता है। किसके हेल्प से, किसी फार्मूले के हेल्प से निकाला जा सकता है। तो इसका पॉइंट और डॉट का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर डॉट ऊपर लगाया गया, इसका मतलब उस पॉइंट को क्या किया गया, बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया बच्चों। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे एग्जाम में आपके लिए क्लेरिफाई करेंगे कि आपका आंसर सही है। बाकी इसके पहले का सारा वेरिफिकेशन मैंने करा दिया है। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 2.25252525 ऐसे डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब यही होता है। आप इसको दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.25 अपने इसको लिखा, ये 0.25 अपने लिख दिया। अब देखिए जो 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, अब ये जो पॉइंट है लिख दीजिए। 2.5 इधर हो गया ना, तो इसके बराबर जीरो यहाँ लिख दीजिए। ये 0.25 अपने लिखा था, पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 और 5, तो इसके बराबर यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, फिर 25 लिखिए। अब जितना आपने पहले लिखा है उतना जीरो फिर लिख दीजिए, पॉइंट लगा के 2 जीरो, और फिर 225 की जगह यहाँ पे जीरो। जितना आप इधर लिख रहे हैं उतना पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाइए, फिर जो रिपीट हो रहा है वही डिजिट लिख दीजिए। ऐसे आप चलते चले जाइए। मतलब जो 2 था पहले लिख दिया, 0.25 लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 अंक था ना, पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ा 2 पॉइंट, फिर इधर आपने कितना लिखा था, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया ना, तो 4 जीरो बढ़ा के 25, ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक है, आप इसको दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 पे 2, ये 25, ये 10 पे कितना होगा, 1 2 3 4, 10 पे 4, ये 25, ये 10 पे कितना होगा, 2 2 4 2 6, 10 पे 6। ये कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा।
ठीक है, अब देखिए 2.25 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2.25 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए 2 प्लस यहाँ 25 के पावर 10 पर 2, इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो फिर होगा क्या, ध्यान से देखिए। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 25 बाहर और 10 पे 2 बाहर, 1 पे 10 पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 के पावर 6 है तो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10 पे, इसमें से 2 क्या हो गया, बाहर हो गया। ये क्या हो, 10 पे 4 इंटू 10 पे 2, 10 पे 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 पे 4 हो गया। ठीक है, एंड सो ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब 25 के पान 10 पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम यही चीज़, सेम यही चीज़, सेम यही चीज़ आपको मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों किए हैं, इसको जीपी के फॉर्म में करने के लिए किया है। अब देखिए तो ये क्या होगा 2 प्लस 25/10 पे क्या हो गया 2 हो गया। अब ए के जगह पे क्या है 1, 1 माइनस आर के जगह पे क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, A/1 माइनस आर, देखिए आर एक से कम है कि नहीं, 1/10 ही तो है। 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1/100 का सम में क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। तो 1/10 स्क्वायर जो है आर हो गया। इसको यहाँ डिवाइड करिए तो 1/10 स्क्वायर आएगा ना। तब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे, तो क्या होगा 2 प्लस 25/100। अब यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100 अपान, देखिए 100 ऊपर चला गया, 100 में से हो गया क्या हो जाएगा 99। यहाँ से 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 प्लस 25/99, यहाँ 25 है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये क्या है 25। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 9 18, 2 9 18 19/25/99। अब इसको सॉल्व करना है, और तो क्या मिलेगा आपका 8 5 13, 1 9 2 11, 1 12 को 2 हासिल 1 1 1 2 223/99, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो 223 में 99 को अगर डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ सेम आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे जब तो सेम यही आएगा, या बार दशमलव के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से जीबी के फॉर्म में इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको इसमें डिवाइड करिए, देखिए वही चीज़ आएगा। 2 बार में भाग चली जा रही है, अरे 2 9 18 और 2 9 18 को नहीं 2 बार में चली जाए, फिर पॉइंट आप करेंगे, फिर यही चीज़ सेम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो आपके सामने क्या हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ है। हम यही सवाल था, यहाँ पे यही सवाल था, यही इसी को यहाँ पे हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। यही सवाल था आपका, यही सवाल 2.25 पर क्या था, डॉट डॉट था। इसी को हमने यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर दिया, इजीली कन्वर्ट कर दिया। इसका दूसरा तरीका देखिए कन्वर्ट करने का, मान लीजिए कि लेकिन हमें जीपी के ही फॉर्म में करना है। इसका दूसरा तरीका होता है बेटा, जो है सेम पहले वैसे लिख दीजिए। ठीक है ना, जो है सेम वैसे लिख दीजिए। अब फिर जिस पर पॉइंट नहीं है, डॉट जिस पर नहीं है उसको लिखिए। किस पर डॉट नहीं है, 2 पर नहीं है तो 2 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह से होता 2.125 पर डॉट डॉट होता, 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देते, -21 लिखते। ठीक, क्या लिखते तब, -21 लिखते। अगर 2.125 पर डॉट डॉट होता तो 225 -21 लिखते, यानी कि जिस पर डॉट नहीं है वो लिख देंगे। ठीक है, और फिर जितने डॉट हैं, 2 डॉट हैं तो इसके बराबर 9 लिख देंगे। अगर देखिए पॉइंट के बाद 1 होता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद जैसे 1 होता, ध्यान से देखिए अभी हम बता देते हैं। पॉइंट के बाद 1 होता तो 1 0, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होता 2 0, डॉट को छोड़ करके, तो 0 हम पॉइंट के बाद डिजिट देख कर बढ़ाते हैं। अगर 1 है तो 1 0, अगर 0.2 है तब भी तो 1 डिजिट हुआ, तब भी 0 1 0, 0.22 फिर 2 पर डॉट कर दिया, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया तो 2 0। ठीक है, ऐसे बढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 223/99। देखिए यही चीज़ सेम आ गया, डायरेक्ट आ गया, ये 1 मिनट में आ गया। तो किसी भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जो सेशन होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा।
क्योंकि मैंने इसको लगाने का कई मेथड आपको बताया है। तो जो रिक्वायरिंग डेसिमल है इसको आसानी से आप गेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इतने में ही आपका चैप्टर फिनिश नहीं हो रहा, केवल हम अभी इसके बारे में डील कर रहे हैं। अभी जब पीडीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप छू मंतर से तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इसको पहले हम बता रहे हैं ताकि पीडीएफ के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा गुणोत्तर माध्य के बारे में। गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड कुछ टर्म हम स्टडी करेंगे, फिर हम पीडीएफ के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीएस्ट मेथड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको क्या ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उस पर। ठीक है, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, आप जिसको हम कहते हैं क्या, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है पहले हम देखते हैं। देखिए, हम केवल क्या बता रहे हैं, अभी आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, अभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो समीकरण वाला पार्ट है उसको मैंने बता दिया, जिसमें हमने 3 तरह के क्वेश्चन बताया। n पद से रिलेटेड, अगर मान लीजिए ये अंतिम टर्म यल दिया है उससे रिलेटेड, फिर अगर हमने बताया कि अगर रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, फिर बताया कि डॉट से रिलेटेड, फिर आपको बताया हमने क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। ये सारी चीज़ें बताते मैं जा रहा हूँ। इसको 1 से 2 बार लिखिएगा, तभी क्वेश्चन में लगवाऊंगा तो समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाने लगूंगा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए गुणोत्तर माध्य के बारे में। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ ए कामा बी कामा सी, ठीक है, आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो जो आपका बी है यही गुणोत्तर माध्य, यही क्या है, गुणोत्तर। जो मीड में टर्म है वही क्या है, गुणोत्तर माध्य। तो बी का मान अगर आपसे पूछे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि गुणोत्तर माध्य अगर है या गुणोत्तर श्रेणी है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आप ये जानते हैं कि उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हम कॉमन रेशियो किसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए बी अपन ए लिखेंगे, इसका डिवाइड के, या सी अपन डी लिखेंगे, दोनों बात एक ही हुई। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालना हम चाहें तो कैसे निकालेंगे, b का b में मल्टीप्लाई करेंगे, b हो जाएगा, a का c में तो c हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हुआ आपका, अंडर रूट में ac हो गया। तो इस प्रकार आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, गुणोत्तर माध्य आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरमीडिएट में ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आप में इस तरह से दिया हुआ है क्या, कि आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किसका। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया 16 and 4, ठीक है, क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 16 and 4 का। तो कैसे आप निकालेंगे, पूछ दे क्वेश्चन में 16 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन बताइए, तो कैसे आप निकालेंगे। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा 16 और 4 का, तो सीधे इसका इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8, यही इसका क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। यानी कि आपको दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है रूट के अंदर। क्यों रूट के अंदर करना है, क्योंकि रूट के ही अंदर करेंगे तभी आपको फार्मूला मिलेगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। गुणोत्तर माध्य क्या होता है मैंने आपको बताया, गुणोत्तर माध्य के विषय में बताया, गुणोत्तर माध्य का फार्मूला वेरीफाई कराया, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रख दिया कि आप एग्जाम्पल को देख करके इन चीज़ों को आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि गुणोत्तर माध्य में सॉल्व करने के लिए इसके प्रॉब्लम को, अगर मान लीजिए कि हमें 3 पद मानना हो तो क्या मानते हैं, अगर 4 पद मानना, मैक्सिमम 4 पद तक ही समझिए, बहुत ज़्यादा समझने की जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आगे इसके,
तो गुणोत्तर माध्य आपने समझ लिया। इस पर एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन हम समझते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन इस प्रकार से दिखा है 1/3 है और 1/243। अगर ये कह दे कि इसमें तीन पद जो है, तीन गुणोत्तर पद इसमें इंसर्ट करिए, डालिए, ठीक है। कौन कौन तीन गुणोत्तर पद पूछ दे, इनके बीच तीन गुणोत्तर पद बताइए, S1 S2 S3, ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इंसर्ट द थ्री टर्म्स, 3 GP टर्म्स इन बिटवीन 1/3 एंड 1/243। इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 और 1/243 के बीच तीन GP पद बताइए। किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल टर्म इनके बीच में डालना, उसकी वैल्यू निकालना है। 1/3 1/2 सीधे पूछ देगा कि 1/3 और 1/243 के बीच तीन पद निकालिए, ठीक है। कुछ भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो लास्ट का पद होता है वही क्या होता है, nth टर्म होता है, और वही क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है। इसको हमने एक बार नहीं, लगभग इनफाइनाइट बार बता दिया होगा। तो लास्ट का टर्म होता है। पद गिन लीजिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हो रहे हैं, जिसमें लास्ट का पद यही है। यानी कि जो आपका Tn है यही क्या है, L है, और यही क्या होता है, AR पे n-1 होना। इसको हमें समझाना सिखाना नहीं है, इसको आप आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका L है वही क्या है, देखिए 243, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, 1/3 है। R तो आपको मालूम ही नहीं है, तो R को ऐसे रख दीजिए। N कितना है, 5, 5 में से एक जाए 4। देखिए 3 तो 5 पद है, एक घटा दिए 4 हो गया। अब इसको हम 3 को इधर हम ले आते हैं, तो देखिए क्या होगा, 3 को जब इधर हम लाएंगे तो 123 भागम होगा 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, R पे 4 होगा। 1/3 को नीचे लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 और 24 3, तो ये क्या होगा आपका 1/81 इजिकल टू R पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 के पावर 4 इजिकल टू R के पावर 4। अब यहाँ देखिए पावर सेम है, जब पावर सेम है तो बेस से कंपेरिजन कर लेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ बेस, या बेस से तुलना करने पर। यहाँ पे अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार से तुलना करने पर। क्या लिखेंगे, आधार से तुलना करने पर। जब आधार से इसका तुलना करेंगे तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3। अब सारे पद आप निकालिए, क्योंकि जब R है आपको मालूम मिल गया तो सारे पद आप निकाल सकते हैं। x1 यानी कि दूसरा पद हमेशा अगर A है तो दूसरा पद AR होता है। 1/3 में 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/9 होगा। तीसरा पद x2 AR स्क्वायर होता है, तीसरा पद AR स्क्वायर होता है ना, एक कम में होता है ना, तीसरा पद आपको जानना है। तो A क्या है 1/3 और 1/9, तो R की वैल्यू क्या है, इसी में 1/3 का गुणा कर दीजिए तो 9 3 27। अच्छा 1/3 में आप 9 का गुणा कर दीजिए तो 1/, क्या हो जाएगा 27। इसी तरह से x3 आपको निकालना है तो 27 में 3 का गुणा करेंगे 1/81। फिर आपको x5 निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/243। तो यहाँ से अगर आज x3 आप निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/81, 27 यहाँ 81। इस तरह से तीनों पद आप डिटरमाइन कर लिए। सीधे सीधे आपने क्या किया, जब R आपको मालूम चल गया तो दूसरा पद क्या है, ये आपका AR है, ये आपका क्या है AR स्क्वायर है, तब क्या है AR क्यूब। यही गुणोत्तर श्रेणी ऐसे ही तो चलती है, पहले A होता है उसमें R का मल्टीप्लाई किए AR, फिर AR का AR स्क्वायर, फिर R को मल्टीप्लाई किए तो AR क्यूब। तो उसी तरह से हम गुणा करते जाएं, निकालते चले जाएं। जब हमको पहला मिला तो 1/3 गुणा किया,
तो 1/9 हो गया, 1/9 में 1/3 का गुणा किया 1/27, 1/27 में 1/3 गुणा 1/81, बिल्कुल निकल गया। कुछ आपको याद भी नहीं करना, क्योंकि 1 बाई जैसे ही आपको आर मिला आर का गुणा करते चले जाए, अगला पद मिलता चला जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। अब हम इस पर गुणोत्तर माध्य के अगर 3 पद या 4 पद पूछे जाए तो आप क्या मानेंगे, किन पदों को आप याद में रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम पीडीएफ के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है और उसके 3 पदों का गुणनफल इतना है और 3 पदों का योगफल इतना है, तो आप उन पदों को ज्ञात करिए। ठीक है, 3 पदों का गुणनफल, 3 पदों का योगफल या 4 पदों का गुणनफल या 4 पदों का योगफल, जैसे समांतर श्रेणी में हुआ करता था बच्चे। आप वो एक बार बैक जा करके सोचे, जैसे समांतर श्रेणी में आप 3 पद को मानते थे या 4 पद को मानते थे, उसी प्रकार है यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में भी 3 पद और 4 पद को मानना है। तो उन पदों को क्या मानेंगे, इसलिए हम पदों को मानते हैं ताकि जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार जब हम चलेंगे तो होगा क्या, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम आसानी से क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद मानना हो, यहाँ लिखेंगे यदि क्या, यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद मानना हो, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद मानना हो, कितने पद मानना हो, 3 पद मानना हो, तो कौन कौन सा 3, देखिए सीधे पहले ये लिखिए, फिर यहाँ ये लिखिए, फिर यहाँ ये लिखिए, 3 बार आपने ये लिखा है। यहाँ बेटा आप आर को भाग कर दिए, यहाँ आर का गुणा कर दीजिए, बस इतना ही 3 पद हो गया, बहुत आसानी से याद हो गया होगा। 3 बार आर लिखिए, 3 बार ये लिखिए, एक में आर का डिवाइड कर दीजिए, एक में आर का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पद के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, यदि यदि गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद मानना हो, यदि गुणोत्तर श्रेणी में क्या करना हो, 4 पद मानना हो, तब देखिए ए अपन आर क्यूब हो गया, इसमें आप आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए, इसमें आप आर स्क्वायर का एक याद करिए, 4 है तो एक घात कम 3 ए बार, सब में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कि पहला पद आपने क्या मान लिया है, ए अपन आर क्यूब, इसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए अपन आर आएगा ना, तो ये अपन आर यहाँ लिख दीजिए। फिर इसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आर कटेगा तो यहाँ पे ए आर आएगा ना, तो ए आर लिख दीजिए। फिर इसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए, ए आर में आर स्क्वायर का, तो क्या आएगा, ए आर क्यूब आएगा ना, यहाँ ए आर क्यूब लिख दीजिए। केवल पहला पद याद करने की जरूरत है, बाकी सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर 3 पद पूछता है या 4 पद का पूछता है, अगर उसके बारे में कुछ रूल्स देते हैं तो आप, हम आशा करते हैं आप जरूर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक शर्त पूछता है कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है सिद्ध कीजिए कि ये एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो फॉलोइंग टर्म भी गुणोत्तर श्रेणी में होगा, तो उसमें हम क्या टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में छोटी सी आइडिया हम आपको देना चाहते हैं। कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि फॉलोइंग टर्म भी क्या होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, क्या नियम अपनाते हैं, उसको जरा देखते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि ये जो फार्मूला हम बताए हैं ये आपके लिए क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको हम मिटाते हैं।
अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, किस तरह से, यदि तीन पदों गुणोत्तर श्रेणी में तीन पदों का सम, क्या कर रहा है, तीन पदों का, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तीन पदों का सम अगर कह दे क्या है 42 है, और तीन पदों का गुणनफल अगर कह दे, तीन पदों का गुणनफल 512 है, तो उन तीनों पदों को ज्ञात करिए। ठीक है, किसका है, जीपी में, किसमें हम बता रहे हैं, जीपी में। जीपी में तीन पदों का सम 42 है और तीन पदों का गुणनफल 512 है, तो हमें उन तीनों पदों को निकालना है। ठीक है, जीपी में सम ऑफ थ्री टर्म इज इक्वल टू 42 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री टर्म इज इक्वल टू 512। तो आपको बताना 512 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, तीन पदों का गुणनफल क्या हो, 512। ठीक है, तो देखिए, तो हमें क्या करना है, उन्हीं तीनों पदों को क्या करना है, निकालना। ऐसे क्वेश्चन आपको करके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लेट माने क्या, दैट थ्री टर्म्स, लिखेंगे माना वह तीन पद कौन कौन सा है, माना वह तीन पद, सीधे ए, कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा करेंगे। तो आर का मैंने डिवाइड किया, फिर आर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तीन पद आपके माना यही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका जो सम है वो क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, और इनका जो आपका क्या है, समेशन है, वो कितना आ रहा है, 512 आ रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन 512 है, समेशन 42 है। यहाँ पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ देखें कुछ हमको मिलेगा, आर से आर कट गया तो क्या हो गया, ए क्यूब इक्वल टू 512 किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। कैसे, 64 में गुणा करिए, 8 चौको 32, 3 8 कटा 3 51। ठीक है, तो ये 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब है, तो आपका ए इक्वल टू क्या मिला, 8 मिला। तो ये बताइए बेटा, जब ए इक्वल टू 8 मिल गया, तो यहाँ ए की जगह पे 8 रख करके आर का मान नहीं निकालेंगे, और जब आपको आर का मान मिल जाएगा तो तीनों पद मिल जाएंगे। हो गया ना, इसका जो मैंने बताया तीन पद है, तो फल अगर दिया हो, फिर आपका एडिशन दिया हो, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या कर दिया, समझाने का पूरा प्रयास किया है आपको। अब इसको अगर सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू 8 इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। थोड़ा सा और हम आगे इसमें बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 8, ए बराबर 8 रखने पर यहाँ पर क्या होगा आपका, 8 अपन आर प्लस 8r प्लस 8 इज इक्वल टू 42। अब आर का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, ये 8r स्क्वायर प्लस 8r इज इक्वल टू 42r, आर का भी तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, हम तरीका बताएंगे, आप जरूर कर लेंगे, पूरा आशा करते हैं हम। 8 स्क्वायर प्लस 8r में से क्या करेंगे, 42r सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8r, 42 में से 8 आप क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कितना आएगा, ये आपका -34r प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो गया ना, हमने क्या किया, इसको 42r को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब में आप कर दीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 2r स्क्वायर माइनस 17r प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया, 0। हमने शुरू से देखिए, अगर शुरू में कहीं भी कोई एरर नहीं हुआ होगा, तो हमारा इक्वेशन बिल्कुल पक्का बैठेगा। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकेंगे। ये क्या आएगा, 4 दूना 8, 8 का हम 2 फैक्टर ऐसा कर सकते हैं। अरे यार, हम इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने 2 का डिवाइड किया है, तो यहाँ 4 होगा ना,
हमने क्या कर दिया, 2 का डिवाइड किया तो 4 होगा, 4 चौका 16, 16 कम 16, 16 1 17। अब फैक्टर भी इसके 2 मिल गए, 2 फैक्टर तो आप जानते ही होंगे। अब 2 फैक्टर मिल गए तो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। ये क्या हो गया 4r² और माइनस ये क्या हो जाएगा 16+1 इंटू आर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हो गया क्या 4r² माइनस 16r माइनस आर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4r कॉमन ले लीजिए तो क्या आया, यहाँ पे r माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या आया r माइनस 4। अब यहाँ पे क्या होगा 4r माइनस 1, यहाँ पे क्या आया r माइनस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं, यह सब इम्प्लाइड नेट का सिंबल जरूर लगाइएगा। यहाँ r के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा 4, एक मिलेगा 1/4। तो आप r का भी वैल्यू मिल गया। जब r की भी वैल्यू मिल गई, आपकी a की भी वैल्यू मिल गई, तब तीनों पद निकालना क्या हो गया, अत्यंत ही आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब r की वैल्यू हमको मिल गई और a की वैल्यू भी हमें मिल गई, तो a और r का मान जब हमको मिल गया तो चाहे 4 रखे चाहे 1/4 रखे, कुछ भी रखे, रिजल्ट सेम आना है। ठीक है, तो हमें तीनों पद आपको मिल जाएंगे। कैसे, देखिए आपका तीनों पद कौन कौन से हैं, तीनों पद पहले देखिए हैं कौन कौन से तीनों पद आपके। तो तीनों पद जो आपका t है वो क्या था a/r, जो आपका t2 था वो क्या था a, t2 कितना था a, जो आपका t3 था वो क्या था ar, यही था ना। तो a/r करिए तो सबसे पहले ये देखिए a का मान कितना आया था, तो a का मान आपका 8 आया था, तो 8/4 करेंगे तो क्या आएगा 2। सबसे पहले 2 आ गया, फिर a की जरूर इक्वल टू कितना था ये था, तो ये हो गया, फिर ar का मतलब 8 इंटू 4 तो क्या आएगा 32। अब अगर आप वेरीफाई करना हो कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो इनका सम करिए। तो जब इनका आप सम करेंगे हर वेरीफाई के लिए, अगर हम देखें तो अगर इनका हम सम करेंगे तो क्या आएगा, पहला पद क्या है 2 है प्लस 8 है प्लस 32 है, तो देखिए सम कर रहे हैं 42 आ जा रहा है। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए 2 + 8 इंटू 32, इनको सॉल्व करके देखिए 16 दूना 32 को 2 3 48 3 51, देखिए मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया, और जब समेशन किया तो 42 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया। तो बस आपको जहां मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आप वहां ध्यान दीजिएगा, वहां आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहां गलती नहीं होगी तो आप सवालों को आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको हम बहुत छोटे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यही आपका क्या था, क्वेश्चन था, जिसको हमने बहुत छोटे में रिप्रेजेंट करने की क्या किया, कोशिश किया। ठीक है, तो गुरुत्व श्रेणी में अगर 3 पद से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए कह रहा है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसी तरह से 3 पद हो 4 पद हो, अगर क्वेश्चन मिला के पूछ रहा है तो आप कर सकते हैं। 2 पदों के बीच में अगर गुणोत्तर माध्य अगर इंसर्ट करने के लिए कहा दे रहा है 2 3 4 5, तो आप आसानी से इंसर्ट भी कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है तो भी कर सकते हैं। अब बस केवल एक टाइप का क्वेश्चन बताना बाकी रह गया, उसको जब हम बता देंगे तो हम पूरा गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको क्या करवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। मतलब उसका सारा थियरी समाप्त होगा, फिर हम पीडीएफ खोलेंगे। हम एक बार केवल दिखाते जाएंगे, आपको सॉल्व करते जाना, दिखाते जाना है, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो बस अब हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन को देखने चल रहे हैं। हाँ तो बेटा यही आपका लास्ट टाइप का है, जो हम इसको बताने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो कह रहा है कि अगर ए बी सी डी अगर जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि a² + b² कामा b² + c² कामा c² + d² भी क्या होंगे, जीपी में होंगे। सॉल्व करने का इसका 2 तरीका है, 2 मेथड है। हम दोनों बताने की कोशिश करेंगे, एक थोड़ा सा लेंदी होगा, एक थोड़ा सा शार्ट होगा। तो पहले शार्ट वाला देखते हैं, लेंदी वाला हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यही आपका लास्ट है, इसके बाद हम पीडीएफ शुरू करेंगे। और देखिएगा आंख मूंद के आप लगाना शुरू करेंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने सारे टर्म आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं, कह रहा है ए बी सी डी जीपी में है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। ठीक है, क्या दिया है, कह रहा है ए बी सी डी किस में है,
ये जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो भाई हैं तो सबका कॉमन रेशियो समान होगा, सी अपान बी होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, डी अपान सी, सब बराबर होंगे। हमने बी में ए को डिवाइड किया, फिर सी में बी को डिवाइड किया, फिर डी में सी को डिवाइड किया, ठीक है, बाई प्रोपोर्शनल लॉ, ठीक है, समानुपाती नियम से आप लिख सकते हैं, बाई प्रोपोर्शनल लॉ या समानुपाती नियम से। समानुपाती नियम क्या कहलाता है, ऊपर ऊपर हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बी प्लस सी हमने ऐड किया, फिर इसको इसके साथ ऐड किया, ए प्लस बी, पहले ही नहीं, पहले स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सबके साथ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब हम प्रोपोर्शनल लॉ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई प्रोपोर्शनल लॉ। यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, हमने क्या किया, नीचे स्क्वायर कर दिया, या तो हम कर ही सकते हैं। अब सब में हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर के ही फॉर्म में हमें प्रूफ करना था। तो अब हमें लिखेंगे क्या, देखिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, बाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई प्रोपोर्शनल लॉ, ठीक है, समानुपाती के नियम से। तो प्रोपोर्शनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऊपर ऊपर हम यहाँ पे क्या करें, इन चीज़ों को ऐसे जोड़ लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों आपके क्या हैं, जीपी में हैं। कैसे जीपी में है, क्योंकि जो आपका मीड का टर्म है इन दोनों के जीपी के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा का पूरे को, अगर हम पूरे को बी कंसीडर करें, इसको ए इसको सी, तो देखिए आपको बी स्क्वायर यानी कि बी इक्वल टू ए सी मिल गया कि नहीं मिल गया। देखिए अगर पूरे को हम बी मान लें, इसको ए इसको सी मान लें, तो बी इक्वल टू ए सी मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब ये पद और ये पद तीनों क्या हैं, जीपी में। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इससे आपको एक निष्कर्ष क्या मिला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम रूट में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अतः सिद्ध हुआ, या इस प्रकार, या 10 हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार क्या, कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसमें होंगे, जीपी में होंगे, ठीक है। आप इसको आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हो भी रहा है जीपी में, जो मिड टर्म का स्क्वायर है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। आप इसी चीज को सेकेंड मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में कैसे वेरीफाई करेंगे, उसका हम एक समझ लीजिए ट्रिक दे देते हैं, एक तरीका बता देते हैं। करना आपको है, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाई प्रोपोर्शनल लॉ से हमने पहले मेथड में लगाया है, अब इसके सेकंड मेथड में देखिए कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन तो क्लियर ही है, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, इससे मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। आप दूसरा तरीका अडाप्ट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यही नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं दूसरा तरीका अडाप्ट करके। देखिए कैसे,
इसको सॉल्व करने का हम क्या बताने जा रहे हैं, सेकेंड मेथड हम बताने जा रहे हैं। इसका द्वितीय विधि क्या है उसको हम बताने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड, देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या है, द्वितीय विधि इसका क्या है हम देखेंगे। इसमें करना क्या है आपको, ये आपका क्या है, कह रहा है ए बी सी डी किस में है, जीपी में है। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, ये जीपी में है तो है, जीपी में है तो भाई इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, समान होगा, बी अपान ए इक्वल टू सी अपान बी इक्वल टू डी अपान सी समान होगा। मान लीजिए को जो कॉमन रेशियो है वो आर आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये आर सबके बराबर बारी बारी से होगा ना बेटा, इसको हम सबके बराबर करते हैं, बी अपान आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ हमको बी इज इक्वल टू ए आर मिलेगा। अगर हम सी अपान बी इज इक्वल टू आर करें तो यहाँ सी इज इक्वल टू बी आर मिलेगा। अगर b की वैल्यू को उठा के पुट कर दें इसमें तो ए आर इंटू आर यानी कि ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से d की वैल्यू, अगर हम d अपान सी इज इक्वल टू आर कह रहे हैं तो यहाँ d इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सी आर, और c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, तो यहाँ ए आर स्क्वायर पुट करें तो क्या हो जाएगा ए आर। तो यहाँ आपको ए बी सी डी तीनों, ए का मान तो ए ही पुट करेंगे, ए का मान क्या पुट करेंगे, ए का मान तो आप ए ही पुट करना है, ए का मान ए, बी का मान ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर, डी का मान ए आर पे क्यूब, ये फिक्स हो गए मान, इसको आप पुट करना है और प्रूफ कर देना है। अब प्रूफ क्या आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपको प्रूफ करनी है, जैसे देख लीजिए हम यही प्रूफ करना था कि ये जो है जीपी में है, सिद्ध कर दीजिए। तो इसको जीपी में सिद्ध करने के लिए जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर यानी कि b प्लस सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, इसके गुणनफल के। ये हमने बताया था ना जियोमेट्रिकल मीन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्या किया था, बताया था। अब यहाँ हम पुट कर देंगे, क्या क्या पुट करेंगे देख लीजिए, एक बार इस साइड को लेंगे, ये साइड आपका कौन सा है, ये साइड है आपका क्या आर एच एस, राइट हैंड साइड है, नहीं ये एल एच एस है, तो ये आप एल एच एस पहले ले लीजिए। तो एल एच एस क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बी और सी का, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ बी का वैल्यू ए आर, यहाँ पे क्या पुट करना है, बी इज इक्वल टू ए आर, और सी इज इक्वल टू क्या पुट करना है, ए आर स्क्वायर। देखो सी का मान क्या है, सी का मान ए आर स्क्वायर है, तो बी और सी का मान पुट कर दीजिए ए और आर के पदों में, ठीक है, और उसका स्क्वायर करके निकाल लीजिए। अब फिर आर एच एस में जो कुछ भी दिया है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर नहीं है सॉरी, ठीक है, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ ए तो ए ही रहेगा, बी की इक्वल टू क्या पुट करेंगे ए आर, और सी के जगह पे क्या बोलेंगे ए स्क्वायर, और डी के जगह पे क्या पुट करेंगे ए आर क्यूब। ये सब पुट कर दीजिए और फॉर्म में, और दिखा दीजिए दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों साइड आप बराबर में दिखा सकते हैं तो आप प्रूफ कर देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी क्या होंगे, जीपी में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जितने भी टर्म थे, जो भी टर्म रिलेटेड थे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, मैंने एग्जाम्पल ले करके मैंने टोटल क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे पीडीएफ पे चलेंगे और पीडीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व, पीडीएफ के क्वेश्चन को लगभग आपको ही सॉल्व करना है, बस मैं केवल तरीका बताते जाऊंगा, आप सॉल्व करते जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर्स होगा बेटा, वो सीधे पीडीएफ के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने से रिलेटेड होगा, उससे हम पीडीएफ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपके सामने रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं पीडीएफ का, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसको हम ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। हम पीडीएफ के क्वेश्चन को दिखा देते हैं।
देखिए, तो ये 1+2+4+8 के 10 पदों तक योगफल बताइए। तो क्या हमें इसे लगाने की जरूरत पड़ेगी? हमने सारी चीजें जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, तो हमको तो नहीं लगता है कि इसको हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। अरे इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो सीधे फर्स्ट टर्म लिखिए। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इसका ए है, a = 1 है। इसका कॉमन रेशियो आर क्या है? आर क्या है? 2/1 यानी कि 2 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आर है वो क्या है, 1 से बड़ा है। तो जो समीशन का फार्मूला है यस का फार्मूला है, सीधे क्या करना है, r-1/r-1 बस। अब क्या करना है, यहाँ पे करना है n और यहाँ पे करना है a। ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आप वैल्यू को पुट करिए, आंसर लेगी। ठीक है, ऐसे ही पीडीएफ का क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए घुमाते जाना है, आपको सॉल्व कराते जाना है। ठीक है, इसके बाद का हमारा जो चैप्टर होगा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईजी कर देंगे। एपी और जीपी से भी ईजी कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम को, जो आप मिनटों में लगाएंगे। बस आप हमारा साथ और सपोर्ट जरूर बनाए रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन है आपको हम फेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं उन क्वेश्चन को भी हम लगाएंगे। इसके बाद तब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप इसके पीडीएफ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। ये ऐसा आप करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, जिससे हम आपके लिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, इतना ही नहीं, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे मैं 10 साल का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। बस केवल आपका सहयोग और साथ की ज़रूरत है। सब कुछ होगा, बिल्कुल ईजी कर देंगे। मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ईजी करने के लिए ही हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि इसके लिए मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान कर दें। ठीक है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।